वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम एनएमआर स्टडी करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज एनएमआर। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जिसमें हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप की मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट जो है वो पीक्स बनती हैं। ठीक है, आईआर और एनएमआर के डाटा को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो किसी भी अननोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए इनफ होते हैं। जैसे अब हम एनएमआर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनएमआर एक ऐसी टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन, किसी भी मॉलिक्यूल की या सब्सटेंस की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। किस तरह से? इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि एटॉमिक न्यूक्लियर की इंटररिएक्शंस को मेजर करके, ठीक है, उसे हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है स्पिन। व्हाट इज द स्पिन? न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। ठीक है, एक न्यूक्लियस है तो उसकी कितनी स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं, ये हमें न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। देख लेते हैं कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी कितनी स्पिन है। ठीक है, स्पिन क्या होता है कि कोई भी प्रोटॉन या न्यूक्लियस अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करे, उसे हम स्पिन कहते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे न्यूक्लियर हैं जो अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं? वो हैं ओड मैस नंबर या ओड एटॉमिक नंबर वाले। ठीक है, या दोनों ही, जिनके ओड मैस ओड एटॉमिक नंबर या दोनों ही ओड हो, ऐसे जो न्यूक्लियर होंगे उन वो स्पिन में होंगे और साथ में उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है कि कितने जो प्रोटॉन है ना वो उसके मैस के हिसाब से कितनी उसकी वेलोसिटी, मैस ओवर वेलोसिटी को ही मोमेंटम कहते हैं ना, तो उसका जो स्पिन की वेलोसिटी है वो कितनी है ये देखना। और मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है कि ये चार्ज पार्टिकल है, इस प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होने की वजह से स्पिन कर रहा है। ठीक है, जब वो स्पिन करेगा ना तो उस स्पिन की वजह से मूवमेंट होगी। मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। जहाँ पे करंट हो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि ये जो पोल्स क्रिएट हुए ना उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है 2i+1। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन है तो उसके दो स्पिन हो सकती हैं, +1/2 -1/2। ठीक है, इस तरह से। और इस चार्ट में दिखाया हुआ है कि जैसे ये है, ये 0 0 है। इसकी वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि इसका जो एटॉमिक मैस एटॉमिक नंबर है वो ऑड नहीं है, दैट्स वाई इसकी जो स्पिन की वैल्यू है वो 0 आएगी। जब चार्ज ही नहीं है तो फिर स्पिन कैसे होगी? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी उस टाइम पे जितने भी न्यूक्लियर होंगे उनका जो स्पिन होगा वो इक्विवेलेंट इन एनर्जी होगा। ठीक है, एक ही जगह पे ऑक्यूपाई कर रहा होगा इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ एटम। देन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट? ओके, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट तो हमने पहले देख लिया कि क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, जितनी भी स्पिन स्टेट्स होती है ना वो उनकी एनर्जी इक्विवेलेंट नहीं होती इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और उनका एनर्जी लेवल भी सेम होता है इन केस ऑफ व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सप्लाइड। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अलाइन करेंगे अट्रैक्शन की वजह से या रिपल्शन की वजह से अपोज हो जाएंगे। ठीक है, देन देयर एनर्जी लेवल चेंजेस। ठीक है, उनकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इस केस में यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो फिर स्पिन स्टेट्स जो होंगी ना वो इक्विवेलेंट एनर्जी की नहीं रहेंगी क्योंकि न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और कोई भी मूविंग चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब होगी तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी उसकी। ठीक है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो जो है ना न्यूक्लियस, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी ना ऐसे न्यूक्लियस पे जिसपे मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपनी भी है तो वो या तो अपोज करेगी या अलाइन हो जाएगी उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो +1/2 स्पिन होगी और काउंटर क्लॉकवाइज जो होगी वो -1/2 होगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो +1/2 होगी वो लोअर एनर्जी की होगी। ठीक है, स्पिन स्टेट लोअर एनर्जी की होगी और वो अलाइंड होगी मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन जो स्पिन स्टेट होगी -1/2 वो हायर इन एनर्जी होगी, वो अपोज कर रही होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये जैसे ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये जो प्रोटॉन है हमारा वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये अलाइंड है अट्रैक्शन की वजह से, वह लो एनर्जी लेवल में है ये। ठीक है, और इसके मतलब ऑपोजिशन में जो है उल्टी इसका वो ये है कि इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है। रिपल्शन की वजह से हायर इन एनर्जी लेवल इसका हायर है, अनस्टेबल है ये। ठीक है, इसी तरह से जब
ये तो अलाइन और वो अपोजिशन का बताया मैंने कि अलाइन कब होगा और अपोज कब होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब फील्ड नहीं अप्लाई की हुई थी तो इनका एनर्जी लेवल सेम था। यहाँ पे फील्ड अप्लाई होगी तो स्प्लिट होगी, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल। इसी तरह इस क्लोरीन के एटम में, ठीक है, क्लोरीन के एटम में क्या होगा कि पहले सारे जो प्रोटॉन्स थे इक्विवेलेंट एनर्जी के थे, देन ये स्प्लिट हो गए, ठीक है, -3/2 -1/2 फिर +1/2 +3/2, ठीक है, इस तरह से ये स्प्लिट हो गए। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अलाइंड है, +1/2 के साथ है, अप स्पिन है, ठीक है, यहाँ पे -1/2 डाउन स्पिन है और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में ये हायर इन एनर्जी लोअर इन एनर्जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अब्जॉर्प्शन होगी तभी ही तो एनएमआर होगी ना। एनएमआर क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज मूव कर रहा है किसी भी प्रोटोन का। अब प्रोटोन है वो प्रोटोन जो अलाइन हो गया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, जो अलाइन होगा वो क्या होगा? लोअर इन एनर्जी होगा और साथ में पॉजिटिव 1/2 उसकी स्पिन होगी, ठीक है। अलाइंड न्यूक्लियर जो होंगे वो अब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब करके उनकी स्पिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, मतलब कि अगर वो अप स्पिन थे, डेफिनेटली वो अप स्पिन थे, तो क्या होंगे? डाउन स्पिन हो जाएंगे व्हेन दे अब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो गया? चार्ज मूवमेंट में आ गया, ठीक है, डीलोकलाइज हो गया, फिक्स नहीं रहा है, पहले वो अपवर्ड मूव कर रहा था, अब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड है, तो डीलोकलाइजेशन होगी, तो मतलब रेजोनेंस होगी। मैग्नेटिक मीन्स कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में सारा काम हो रहा है, तो इस वजह से ये मैग्नेटिक रेजोनेंस है। और न्यूक्लियर मीन्स कि हम न्यूक्लियर की स्टडी करें, ठीक है, एक प्रोटोन की स्टडी करें, तो इसलिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तब होगा जब अलाइंड न्यूक्लियाई एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे। अब बात ये आती है कि जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन है वो एक क्वांटाइज प्रोसेस है, मतलब फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की है वो है 1.41 टेस्ला की, तो मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगी वो सारी जो होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1.41 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, तो 60 मेगाहर्ट्ज की जो है ना फ्रीक्वेंसी अप्लाई होगी, ठीक है, ये फिक्स है। और ये कैसे पता चलती है, ये कैलकुलेट कैसे होती है? इस तरह से है कि जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो देख लिया। अच्छा, अब है, हाँ जी, एनर्जी अब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे, कि हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। अगर हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल की सप्लीशन है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये सप्लीशन होगी उतनी ज़्यादा जो है ना एनर्जी डिफरेंस होगा, और जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, फिर ही प्रोटॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, ठीक है। बीटा नॉट ज़्यादा मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देंगे तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस, फिर उतनी ही एनर्जी अब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन ये एक लिमिट तक है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कर भी दें तो एनर्जी लेवल की सप्लीशन ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। मैग्नेटोजाइरिक रेशियो, ये क्या था? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कि मतलब उसकी जो मैग्नेटिक पोल है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है ओवर एंगुलर मोमेंटम, कि एक प्रोटॉन की कितनी वेलोसिटी है उसके मैथ के हिसाब से, ठीक है। इन दोनों की रेशियो जो है ये भी डिपेंड करती है कि कितनी जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अगर किसी भी प्रोटॉन का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो इस लेवल से इस लेवल तक मूव करने में टाइम भी कम लगाएगा और एनर्जी भी कम उसको रिक्वायर होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एनर्जी की कंडीशन आ गई कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन बीटा नॉट एंड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा ई विच इज फर्दर डिपेंड अपॉन बीटा नॉट, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितने ये डिफरेंस ज़्यादा होगा ना एनर्जी लेवल्स का, ठीक है, उतना ही हमारा रिजल्ट मतलब जो पीक्स है ना वो ज़्यादा क्लियर आएंगी, ठीक है। अगर ये हम क्यों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पहले हम डायरेक्ट एनर्जी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्यों नहीं करवा लेते, ठीक है। ये इसका आंसर ये है कि अगर हम इस लेवल पे एनर्जी अब्जॉर्प्शन करवाएं तो एनर्जी मतलब ये इधर से यहाँ तक जाने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है, तो वो तो डिटेक्ट ही नहीं होगी। यहाँ से जब हम स्प्लिट मतलब एनर्जी लेवल्स जो है वो उनमें डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, फिर वो एनर्जी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो सकती है और उसकी पीक्स बहुत अच्छे से हमें पता चल जाती हैं। यहाँ पे नहीं पता चलता, ठीक है, यहाँ पे जब एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा एनर्जी डिफरेंस, तो फिर ही हमें पता चलेगा, इसलिए हम पहले अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, देन एनर्जी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, और फिर वही एनर्जी अब्जॉर्प्शन जो है वो डिटेक्ट होगी और पीक्स शो होंगी। मैग्नेटोजाइरिक रेशियो हमने देख लिया। अब इसकी जो इक्वेशन है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 2 क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल की वजह से 2 आया है। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये एज इस एज से कैंसिल, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये गैमा ओवर 2 बीटा नॉट इज इक्वल्स टू वी आ गया क्योंकि एज तो कैंसिल हो गया था, ठीक है। ये वेलोसिटी की आगे इक्वेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट उन्होंने कैलकुलेटेड अमाउंट्स बताई हुई हैं कि अगर हम इतनी प्रोवाइड करें मैग्नेटिक फील्ड तो ये इतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो अब्जॉर्ब होगी एनर्जी की। अच्छा जी, ये मैंने कहा था क्वांटाइज प्रोसेस है बट एक लिमिट तक, ठीक है, उसके बाद
क्या होगा कि बीटा नॉट इंक्रीज करने से भी जो है ना ये एनर्जी डिफरेंस हो ज़्यादा नहीं, बीटा नॉट ज़्यादा करने से भी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब हम ये कह तो रहे हैं कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, ठीक है, उसके पीछे क्या मतलब कॉन्सेप्ट है वो उसे देख लेते हैं। अब ये प्रोटॉन जो है ना वो बबल की तरह मूव करता है, ठीक है, स्पिन होती है इसमें। बबल जैसे लट्टू अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है ना, इस तरह ये भी स्पिन होती है इसमें, ठीक है। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो न्यूक्लियस रोटेट करेगा, उस रोटेशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, जो न्यूक्लियस की अपनी होगी, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो उसमें स्पिन होती है, स्पिन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें उस रोटेटिंग जो प्रोटॉन है, तो क्या होगा, जो इनकमिंग रेडिएशन है ना, जब उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएंगी ना, तो वो मैच हो जाएंगी और कपल हो जाएंगी। कपल होने की वजह से जो तो आने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो स्पिन अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये सारा एनर्जी अब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऐसे होता है कि न्यूक्लियस की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और वो उस फ्रीक्वेंसी की इक्वल जब आने वाली फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो वो मैच हो जाती है, कपल हो जाती है, ठीक है। कपल होने के बाद उसकी जो एनर्जी होगी, आने वाली फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होगी, वो ट्रांसफर हो जाती है न्यूक्लियस में, ठीक है। इसे कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। इसे मैंने इजी वर्ड्स में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओके। ये सारी इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे स्पिन अपवर्ड थी, यहाँ पे डाउनवर्ड होगी। हम इसे अपने पीपीटी में भी देख लेते हैं। एनर्जी अब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऐसा होता है, ठीक है। पहले अपवर्ड थी इसकी मूवमेंट, ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से के इक्वल हो जाएगी तो ये मैच हो जाएंगी, ठीक है। जब मैच हो जाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा, जब अब्जॉर्ब करेगा तो उसकी स्पिन डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर सीड्स। अब हमें इतना तो पता है कि 2 एनर्जी लेवल्स तो लाजमी है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, ठीक है। अप्लाई होगी ना जब मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी लेवल्स अपर और लोअर लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन है इन अपर एंड लोअर लेवल, ये हमें बोल्ट्जमैन इक्वेशन से मिलती है, ठीक है। ये है बोल्ट्जमैन इक्वेशन जिसमें H इज इक्वल टू 6.624 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -34 किलो जॉउल पर सेकेंड है, और जो है ये K की वैल्यू भी दी हुई है, और T जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो है ये यहाँ भी वो बोल रहे हैं कि जो अपर लेवल है उसमें जो न्यूक्लियर होंगे ना वो स्लाइटली लेस होंगे, लोअर लेवल में ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि कोई भी स्टेबल है, स्टेबल प्रोटॉन कौन से हैं, जो लोअर लेवल में है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तब स्टेबल होगा जब ज़्यादा प्रोटॉन लोअर लेवल में होंगे, ठीक है। अब वो लोअर लेवल में 9 अगर हम कह लें कि बहुत ज़्यादा जो है वो अपर लेवल में है, और लोअर लेवल में भी उतने ही है, लेकिन कह लें 9 पॉइंट्स ज़्यादा है, ठीक है। 9 न्यूक्लियाई लोअर लेवल में ज़्यादा है, उस 9 को हम नंबर 9 को इस 9 जो ये ज़्यादा है उसे एक्सेस पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी तो क्या होगी, सेचुरेशन हो जाएगी। इसमें जो 9 है ना उनमें से कुछ जो होंगे वो अपर लेवल में चले जाएंगे, ठीक है, और फिर वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये रिलैक्सेशन नहीं होगी इन प्रोटॉन्स की, और वो नीचे नहीं आएंगे, मतलब लोअर लेवल में नहीं आएंगे, तो ये वाले प्रोटॉन सेम हो जाएंगे नंबर में, और उसे हम उस कंडीशन को कहेंगे सैचुरेशन। अब सैचुरेशन कैसे होती है, जब रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा ना दिया जाए, ठीक है, मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जा रही है और रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करना पड़ेगा, फिर ही रिलैक्स होंगे ना वो, ठीक है। अब हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पावर की हमने दे दी है कि तब, और सारे जितने भी प्रोटॉन्स हैं ना वो अपर लेवल में चले गए हैं, उसकी वजह से सैचुरेशन हो सकती है। इन होमोजेनियस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे थे एनर्जी लेवल के डिफरेंस के लिए, वो इन होमोजेनियस, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी सैचुरेशन हो सकती है। अब हम सैचुरेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जब सैचुरेशन होगी कोई भी हमें पीक नजर नहीं आएगी, ठीक है, और मतलब हमारी जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, तो हमें इसे अवॉइड कैसे करना है, हमें जो है ना पल्स की फॉर्म में, मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ है ना इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की, वो ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके उसके बाद थोड़ी देर टाइम देना चाहिए इसे रिलैक्स होने के लिए, देन फिर दोबारा हम डिटेक्शन के लिए दोबारा रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये जैसे कि है कि हमारी जो ये एक्सेस पॉपुलेशन है बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से अब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन हो गई है जिससे जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, ठीक है, सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा है, और वो रेजोनेंस सिग्नल जो है उसके स्ट्रॉन्गर है, और मतलब कि जो पीक्स आती हैं वो अच्छी क्लियर आती हैं। कहते हैं कि जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होगी तो ज़्यादा जो है न्यूक्लियाई वो जाएंगे हाई लेवल तक, ठीक है। अब कार्बन 13 जो है वो
डिफिकल्ट है ऑब्जर्व करना, ठीक है। लेस सेंसिटिव न्यूक्लियाई है तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो उसे भी डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि ये ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, इसकी जो है ना 1.1% है नेचर में, तो ये भी लेस सेंसिटिव है, फिर भी इसे पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन आने की वजह से इसकी डिटेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट है केमिकल शिफ्ट एंड शील्डिंग। केमिकल शिफ्ट एंड शील्डिंग क्या होती है हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं ना वो एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट नहीं कर रहे होते। इसकी वजह ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स ने उन्हें सराउंड किया होता है, ठीक है। उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से कि प्रोटॉन के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना ये शील्डेड होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सर्कुलेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वो करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उस करंट को कहते हैं लोकल मैग्नेटिक करंट। उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, आने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। अब तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उस प्रोटॉन के इर्द गिर्द होंगे उतना ज़्यादा करंट, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन फिर उसकी शील्डिंग, उस प्रोटॉन की शील्डिंग उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। अगर तो कम इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द हैं तो क्या होगा, लेस करंट होगा, लेस मैग्नेटिक फील्ड और लेस अपोजिशन टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी, मतलब कि वो प्रोटॉन जो है वो इजीली उस मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसे उस प्रोटॉन को ज़्यादा इफेक्ट करेगी जिसकी जो है ना इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी जिसके इर्द गिर्द। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना ये शील्डिंग कोज करती है, मतलब कि आने वाली मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा करंट और फिर उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, फिर शील्डिंग भी उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। मतलब ऑपोजिशन ज़्यादा तो शील्डिंग ज़्यादा। ये सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि अगर 1.41 टेस्ला की वो प्रोवाइड करो मैग्नेटिक फील्ड तो 60 जो मेगाहर्ट्ज़ है वो हमें जो है ना फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं लोकल डायमैग्नेटिक करंट क्या होता है कि जो सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से उनकी मूवमेंट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे लोकल डायमैग्नेटिक करंट कहते हैं। और एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है कि वो करंट वो जो करंट होता है वो कितना जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है उसे शील्डिंग या एनिसोट्रॉपी कहते हैं। अच्छा, अब टेट्रामिथाइलसिलेन कह रहे हैं कि हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है। वाई टेट्रामिथाइलसिलेन, प्रोटॉन जो होते हैं ना टीएमएस में वो हाईली शील्डेड होते हैं। अब इसकी जो पीक आती है वो होती है 0 पे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, 0 पे आती है, मतलब कि कोई भी प्रोटॉन जो है वो डी शील्डेड नहीं है। इसके प्रोटॉन्स जो हैं उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से आने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी और प्रोटॉन्स की कोई पीक नहीं आएगी, ठीक है। अब ये गुड रेफरेंस सब्सटेंस है, ठीक है, बाकियों की निस्बत इसी वजह से इसे यूज़ करते हैं। ये सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें केमिकल शिफ्ट क्या होती है, केमिकल शिफ्ट जो है वो डिपेंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। कि मतलब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और उसकी शील्डिंग अगर कम होगी तो उसकी शिफ्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना अगर तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और शील्डिंग कम है, शील्ड ही नहीं है कोई भी प्रोटॉन, तो फिर क्या होगा, वो इस तरह से केमिकल शिफ्ट ज़्यादा यहाँ इस तरफ को मूव करेगा, डाउन फील्ड लो फील्ड की तरफ, ठीक है। अगर उसके प्रोटॉन हाईली शील्डेड है तो वो इस तरफ को मूव करेगा, ठीक है, मतलब कि वो टीएमएस के करीब होगी उसकी केमिकल शिफ्ट। अभी जो ये शिफ्ट वाला सिस्टम था ना इसमें ये था कि दो हमने ना इस तरह से दो रेशियोज बनाई थी। अगर हम 2.35 टेस्ला प्रोवाइड करते तो 100 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व हुई थी, अगर 1.41 करते तो 60 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। इनकी रेशियो आई थी 5/3। तो ये इस तरह से रेशियो के साथ काम करना जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग था वर्कर्स के लिए, क्योंकि इसमें डाटा कंपेयर करना पड़ता था। तो इसके लिए न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसे हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। केमिकल शिफ्ट जो है हर्ट्स में और मतलब शिफ्ट इन हर्ट्स, और जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रिक्वेंसी जो होगी मेगाहर्ट्ज में, मतलब जो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड हुई है वो और जितनी जो है वो ऑब्जर्व हुई है वो, इन दोनों की रेशियो केमिकल शिफ्ट होगी और इसे हम पीपीएम में या डेल्टा में जो है ना वो मेजर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है CH3Br, ठीक है, इसकी केमिकल शिफ्ट जो है वो है 2.70 पीपीएम। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी जो है वो 7.3 या 4 है, ठीक है, CdCl3 की। ये काफ़ी डाउन फील्ड है और ये जो है ना केमिकल शिफ्ट, इसे इजीली हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रोटॉन शील्डेड है कौन सा नहीं शील्डेड है, क्योंकि टीएमएस से जितना दूर उतना डी शील्डेड, ठीक है। इस तरह से इसका जो है ना अब मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन।
इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो है कंटिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें हम CdCl3 जो है वो एज अ सोलवेंट यूज करेंगे। CdCl3 ही क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं ड्यूटेरियम होता है, और हाइड्रोजन जो होता है उसमें ओड मास और एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन CdCl3 ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑड एटॉमिक नंबर या ऑड एटॉमिक मास होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी भी पीक शो होती है। लेकिन ड्यूटेरियम जो है उसका इवन मास होता है, जिसकी वजह से इसकी पीक शो नहीं होगी, तो हम इसे एज अ सोलवेंट यूज करते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ TMS ऐड करेंगे एज अ रेफरेंस सब्सटेंस, ठीक है। अब क्या करना है, सैंपल जो है वो यहाँ होगा, ठीक है, ये सैंपल है। एक सिलेंडर में सैंपल को हमने ऐड करना है और यहाँ पे सस्पेंड कर देना, ठीक है। 60 मेगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, और यहाँ से जो है ये RF डिटेक्टर लगा हुआ है और ये रिकॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स्ड है, और ये वाला जो है ये वेरिएबल है। हम इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर प्रोटॉन्स हैं जो जिन्होंने एक्साइट होना है एट 1.41 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, उनके लिए ये पहले 1.41 होगा, ठीक है, उसके बाद फिर 2.3, इस तरह से मतलब ना इसको चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन की पीक्स जो है वो हमारे पास एज अ रिकॉर्ड जो है आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो है डाउन फील्ड, डी शील्डेड, अप फील्ड, हाई फील्ड। ये क्या होता है, ठीक है। अभी ये बात करें हैं TMS से जितनी दूर पीक होगी वो उतनी ही डाउन फील्ड होगी। जैसे ये था TMS, ठीक है, ये TMS है, ये सारा, ठीक है, मतलब इसकी पीक ये रही, 0 पे आई है। इससे जितनी दूर होगी, जितनी दूर होगी, ये सबसे ज्यादा दूर है तो ये सबसे ज्यादा डाउन फील्ड होगी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाली, और ये अप फील्ड है, ये TMS से बहुत करीब है। जो पीक TMS से करीब होगी उसके प्रोटॉन्स शील्डेड होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक जो फील्ड है जो हमने अप्लाई की थी उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ होगा, या थोड़ा असर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो कम होगी। लेकिन जो डाउन फील्ड होंगे उन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। जैसे हम अगर यहाँ पे देख लेते हैं, इसके प्रोटॉन्स हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 प्रोटॉन की जो पीक है सबसे ज्यादा डाउन फील्ड है। क्यों डाउन फील्ड है, क्योंकि रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह फिक्स नहीं है, किसी एक प्रोटॉन के लिए फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, उससे डी शील्डिंग हो जाएगी। प्रोटेक्शन नहीं होगी, शील्डिंग नहीं है तो डी शील्डिंग हो जाएगी। डी शील्डिंग तो डाउन फील्ड केमिकल शिफ्ट, ठीक है। जो बेंजीन रिंग होती है ना, उसमें एक तो ये रीजन होती है कि पाई बॉन्ड होता है और डीलोकलाइजेशन ऑफ करंट होती है, ठीक है। पाई बॉन्ड से अनसैचुरेशन होती है, अनसैचुरेशन मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसी पे भी एक जैसी नहीं है, और डीलोकलाइजेशन से तो फिर जो है वो लोकल डायमैग्नेटिक करंट जो है वो नहीं है होमोजेनियस, और फिर जो है डी शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से। अब ये जो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पीक में नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, इसमें 2, इसमें 5, ठीक है। ये एरिया अंडर द पीक जो है वो बताता है। अभी हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक्स तक, तब हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से ये पता चल रहा है कि 3 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। फिलहाल जो अभी के लिए कॉन्सेप्ट है वो ये है कि TMS से अगर पीक दूर है तो डाउन फील्ड है, उसमें डी शील्डिंग ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर वो प्रोटॉन्स के जो अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है, ठीक है, उनकी वो शील्डेड नहीं है। और जो करीब है वो शील्डेड है, TMS क्योंकि हाईली शील्डेड है, जो उसके करीब होगा वो भी शील्डेड होगा, जो उससे दूर होगा वो डी शील्डेड होगा। नेक्स्ट जो है इसमें आती है ना पीक, स्पेक्ट्रम बनता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी को पढ़े थे कि अगर हमने 1.41 टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है इसकी जो पीक्स हैं, इसलिए इसके ग्राफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम। अब ये रिंगिंग का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज रिंगिंग। रिंगिंग होता है एटम्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हायर इन एनर्जी चले जाएं, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोटॉन को 2.3 टेस्ला की जो है मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी और 100 मेगाहर्ट्ज जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिक्वायर्ड थी। हम अभी उसे 60 मेगाहर्ट्ज की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करें, तो उसके पास, उसके एटम्स के पास इतनी एनर्जी अभी नहीं आई होगी कि वो एक्साइट हो जाए, ठीक है, हाई लेवल तक चली जाए। लेकिन इतनी कम भी नहीं होगी कि वो अभी लोअर लेवल पे रहे, ठीक है, जिसकी वजह से वो जितनी हल्की हल्की सी वो करना शुरू कर देगा ना एनर्जी ब्लॉक, तो उससे ये वाली ये पैटर्न बनता है जिसे हम रिंगिंग कहते हैं, ठीक है। ये पल्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है रेदर देन कंटिन्यूस वेव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पल्स प्रोवाइड की जाती है, पावरफुल और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले हम कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे थे रेडियो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे हमने पल्स के फॉर्म में करनी है सप्लाई। जब हम पल्स के फॉर्म में करेंगे ना तो सारे के सारे एटॉमिक न्यूक्लियर जो होंगे ना वो एक्साइट हो जाएंगे एक ही टाइम पे। जब सारे एक ही टाइम पे एक्साइट हो जाएंगे ना, देन फिर वो अपने ही टाइम के लिहाज से कि जितना उन्होंने एनर्जी ब्लॉक की है उसी लिहाज से वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। इसमें रिलैक्सेशन जो है वो होगी कि जब
कि जब सारे के सारे एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्साइटेड लेवल पे एक ही टाइम पे चले गए तो फिर वो उन एनर्जी जो है वो रिलीज करके अपने अपने मतलब 60 मेगाहर्ट्ज वाली ज़्यादा जल्दी आएगी न्यूक्लियाई, 90 वाली उससे थोड़ी लेट, 100 वाली उससे लेट, इस तरह से इनका रिलैक्सेशन जो है एटॉमिक न्यूक्लियाई की रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे ना वो कह रहे हैं कि जो पल्स प्रोवाइड की जाती है ना उसमें इतनी वो मतलब होनी चाहिए कि फंडामेंटल जो है ना सॉलिड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एस्टेब्लिश हो सके। मीन्स कि ये नहीं होनी चाहिए कि पल्स तो प्रोवाइड करें हम, कितने सेकंड की पल्स होगी, तकरीबन 1 to 10 माइक्रो सेकंड्स की। ठीक है, 1 to 10 माइक्रो सेकंड्स की जो पल्स होगी वो अब ये नहीं करना कि 1 सेकंड में ही उसे जल्दी से मतलब बहुत जल्दी ऑन ऑफ नहीं करना, इतना टाइम होना चाहिए कि सॉलिड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टैब्लिश हो सके। ठीक है, जितनी ये प्रोवाइड करनी है ना हमने मैग्नेटिक फील्ड और ये फ्रीक्वेंसी, उतनी कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए प्रोवाइड होनी चाहिए, और फिर इसमें ना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब देखिए मैंने एक सिस्टम है उसे ऑन किया है तो उस मिली सेकंड में, चलो हम ये कंसीडर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ माइक्रो सेकंड्स है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड होती 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 ऐसे यहाँ पे फंडामेंटल जो है वो सॉलिड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एस्टैब्लिश होगी, फिर ये ऐसे और ऐसे डाउन आती। ठीक है, इस तरह से जो है ना यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए सॉलिड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, और इसमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि स्टार्ट में कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, इस तरह से ये जो है पल्स में फ्रीक्वेंसी मोलिक्यूल तक पहुंचेगी। फिर एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होने के बाद जो है हमें टाइम जो है टाइम के हिसाब से एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, टाइम डोमेन सिग्नल, सॉरी ओके, टाइम डोमेन सिग्नल जो है वो हमें मिलेगा, और ये फ्री इंडक्शन डिके जो है वो उसका इमिशन को कह रहे हैं। मीन्स कि जितने भी एटॉमिक न्यूक्लियाई थे वो सारे के सारे एक्साइट तो हो गए थे। ठीक है, फिर उन्होंने जो है एनर्जी इमिट करनी है, जो वेव्स इमिट करेंगे वो उसे हम कहेंगे फ्री इंडक्शन डिके। ठीक है, इसमें जो ग्राफ आता है हमारे पास वो होता है टाइम डोमेन सिग्नल, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि सारे के सारे न्यूक्लियाई एक ही टाइम पे एक्साइट हो गए, फिर उनके रिलैक्सेशन टाइम के हिसाब से जो है हम देखेंगे कि कौन से न्यूक्लियाई ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, इसलिए इसके सिग्नल को कहते हैं टाइम डोमेन सिग्नल। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फ्री इंडक्शन डिके। ये क्या होता है कि जब सभी न्यूक्लियस जो होते हैं, सभी न्यूक्लियाई वो हायर एनर्जी पे चले गए। ठीक है, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करनी है। ठीक है, इस इमिशन को हम फ्री इंडक्शन डिके कहेंगे। अच्छा, अगर हमने वेवलेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 एसीटोन, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जिसे हम स्टडी करें उसकी जो है फ्रीक्वेंसी माइनस जितनी पल्स की फ्रीक्वेंसी थी उसमें से हम जब माइनस करेंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। अब हमने अगर केमिकल शिफ्ट देखनी है तो केमिकल शिफ्ट के लिए क्या होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी एसीटोन ने एमिट की है और जितनी फ्रीक्वेंसी जो थी वो पल्स की थी, ओवर पल्स की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पीपीएम में वैल्यू आ जाएगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस क्या है। कंटिन्यूस वेव में फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होता है। ठीक है, मींस के उसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जो पीक है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। लेकिन एफटी में टाइम डोमेन सिग्नल होता है कि रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है सिग्नल। अच्छा, सिग्नल जनरेशन, अब कंटिन्यूस वेव में जो होगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो पल्स है उसमें पल्स की फॉर्म में एक शॉर्ट जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स सप्लाई होती है जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो शो रिकॉर्ड होता है। इसकी सेंसिटिविटी एफटी की ज़्यादा है सीडब्ल्यू से, स्कैनिंग स्पीड भी एफटी की ज़्यादा है, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें एफटी ही हैंडल कर सकता है, सीडब्ल्यू जो है वो हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, मीन्स के जो एफटी है वो मॉडर्न है और उसकी जो है सेंसिटिविटी और फंक्शनैलिटी ठीक है। अब बात आती है कि टाइम जो है टाइम डोमेन सिग्नल उसे हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी हमें। टाइम की वजह से हम चलो ये कह लेते हैं कि इस टाइप ऑफ प्रोटॉन के 6 सेकंड लगे हैं रिलैक्स होने में, ये वो, तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता चलेगी। ठीक है, एफटी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं करता, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूक्लियाई है ना उनकी रिलैक्सेशन टाइम एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हम एक ब्लून्स लेते हैं ज़्यादा सारे और हम बिल्डिंग पे जाते हैं और सबको एक ही टाइम पे नीचे छोड़ देते हैं, तो उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है स्टार्ट तो एक ही टाइम पे होगा ना, फिर वो जो पहुंचते हैं ना, मतलब जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगा वो डिफरेंट टाइम में पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करना इन एफटी डिफिकल्ट है, और इसका जो टाइम सिग्नल है इसी में ही इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसके टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज कर देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर हमें ये पता चलेगा कि इतनी जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसमें इतनी एनर्जी डिफरेंस आया है। ठीक है, मीन्स कि उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें डिस्टेंस कितना है। ठीक है, उस डिस्टेंस का पता चल जाता है, फिर हमें ये पता चलता है कि उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटॉन ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है
फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल मेथड है जिससे जो है वो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है जो टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज करता है। इस प्रोसेस को ना मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म एक प्रोसेस तो है, लेकिन इसको जो है वो इतना कम्प्लेक्स होता है कि हम अपने आंखों और हाथों से नहीं कर सकते। लाइक हम किसी पेज पे सॉल्व करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए कंप्यूटर रिक्वायर होता है। अच्छा, उनमें कंप्यूटर बिल्ड होते हैं जो कि सारे डाटा को टाइम डोमेन सिग्नल से फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज करते हैं। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं कि सेंसिटिव है, वीकर सिग्नल्स को भी मेजर कर लेता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं स्कैन और रिकॉर्ड करने में। ठीक है, पल्स एक्सपेरिमेंट फास्टर होता है। ठीक है, फ्यू सेकंड्स में हो जाता है। CW में 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जो पल्स वाला है उसमें फ्यू सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नॉइस के बारे में बताया हुआ है कि नॉइस क्या होता है, जब जब सैंपल स्मॉल हो, ठीक है, और सिग्नल जो है वो वीक हो, तो क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉइस जो है वो प्रोड्यूस होगी। नॉइस क्या होता है कि रैंडम सिग्नल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है जो बेस लाइन में ना इस तरह से ऐसे 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 करके दिखाई देता है। इसको करने के लिए रिमूव करने के लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, S/N इज इक्वल्स टू F√N। ठीक, नेक्स्ट इसके ये बताया मैंने कि इसमें न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक ना भी हो, डाइल्यूट सैंपल्स भी हों, तब भी FT NMR जो है वो इजीली उन्हें डिटेक्ट कर सकता है।